हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। झोला छाप डॉक्टर से मुलाकात। शौर्य की शादी धूमधाम से पार हो गई। शौर्य को प्रधानमंत्री जी ने आकर खुद आशीर्वाद दिया था। शौर्य ने उसके बाद बाकी लोगों का आशीर्वाद लिया और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने विला के लिए निकल गया। शौर्य की शादी में आज उन कातिलों का आना कोई छोटी बात नहीं थी। प्रधानमंत्री और कैलाश चीफ खुद भी बहुत हैरान थे। पर उन दोनों को उस वक्त जामवाल दादाजी ने शांत किया था। और थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कैसे उन कातिलों का शौर्य और उसके साथियों ने खात्मा किया था। शौर्य और विराज की शादी में इन दो बकरों की बलि ऐसी थी कि इसकी वजह से शादी में आए लोगों को शौर्य और उसके साथियों के ताकत का एक नमूना देखने मिला था। शादी के खत्म होते ही घर के सभी लोग इतने थक गए थे कि आते ही वो लोग अपने कमरों में जाकर बिस्तर पर निढाल होकर गिर गए। पर घर की औरतों ने शौर्य और विराज को आराम करने का मौका नहीं दिया। उनके घर पहुंचते ही उनका दरवाजा रोका गया था। दोनों दूल्हों को अब दरवाजे के बाहर रुककर अपनी बहनों की डिमांड्स पूरी करनी थी, वरना वो तीनों उन्हें घर के अंदर आने नहीं देने वाली थी। शौर्य ने तो तुरंत हर डिमांड के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसके लिए ये करना आसान था। पर थानेदार और थानेदारनी की ऐसी हालत नहीं थी। आखिर विराज ने अपनी बहनों को प्रॉमिस किया कि वो उन्हें पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर वह खुद उन्हें छुड़ाएगा। बहनों ने आखिर नाक मरोड़ते हुए उसे भी अंदर आने दिया। उसके बाद सभी ने कुछ देर तक आराम किया। फिर दुल्हनों के परिवार वाले निकलने लगे। अब यहाँ इमोशनल ड्रामे की सभी ने अपेक्षा की थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इशिका और अद्विका दोनों ने पाने परिवार के लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए विदा किया। उनके चेहरे पर कोई गम दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर में चाचियों ने उन्हें एटलीस्ट थोड़ा रोने की एक्टिंग करने के लिए कहा। पर इन दोनों लड़कियों ने यहाँ भी ओवर एक्टिंग की और रोने की जगह उनके परिवार वाले हंसते हुए चले गए। शादी की सारी रस्में खत्म हो गई थी। अब कुलदेवता के दर्शन के लिए दोनों जोड़े जाने वाले थे। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर शौर्य ने विधिनुसार घर के देवताओं का पूजन किया। उसके बाद वो और विराज अपनी पत्नियों के साथ कुलदेवता के दर्शन के लिए निकल गए। कालभैरव का मंदिर दूर सांगली जिले में था। तो वे लोग सुबह निकले और शाम को वाहन पहुंचे। काल भैरव के मंदिर के पास ही एक होटल में दोनों जोड़े रुक गए। शाम के बस 7 बज रहे थे। होटल में लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। शौर्य ने सभी के लिए कमरे बुक किए और उसके बाद अपना सामान रखकर वह बाहर ताजी हवा के लिए आ गया। विराज और दोनों लड़कियों अपने अपने कमरों में ही रुक गए। जब नीचे शौर्य होटल की लॉबी में पहुंचा तो उसने हमेशा की तरह शॉर्ट और टी शर्ट वाला पहनावा किया था। उसे देखकर कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। और शौर्य को भी यही चाहिए था। होटल के लॉबी में शौर्य ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी एक जवान लड़की के साथ होटल काउंटर पर खड़े होकर अपना बिल क्लियर कर रहा था। तभी शौर्य ने देखा कि उस बूढ़े इंसान की सांसें तेज हो रही थी और उसकी धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी। उसे तेजी से पसीना आने लगा और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके गिरते ही उसके साथ खड़ी लड़की हड़बड़ाकर उसके पास नीचे बैठ गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। वह बूढ़ा आदमी सांस लेने की कोशिश करने लगा। वह लड़की उस बूढ़े को उठाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, दादाजी उठिए, आपको क्या हो गया है? प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। वह लड़की चिल्लाने लगी, चीखने लगी, पर वह कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। भारत में ये आपको हर जगह नजर आएगा, क्योंकि जो कोई एम्बुलेंस या पुलिस को फोन करता है वो लोग उस फोन करने वाली को ही उल्टा सवाल पूछकर उसे ही फंसाने की कोशिश करते हैं। भले अभी ये कम हो गया है, पर इस बात का पूर्वाग्रह आज भी लोगों के मन में देखा जाता है। जब उस लड़की ने देखा कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तो वह और ज्यादा दुखी हो गई। तभी उस भीड़ को हटाते हुए एक हैंडसम नौजवान लड़का उस लड़की के सामने आया। उसने आते दिवसेप को देखा और बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ, बाजू हट जाए, पेशेंट को हवा आने दीजिए। इतना कहकर वह लड़का नीचे बैठ गया और उस बूढ़े की नब्ज चेक करने लगा। उसके बाद उसने उस बूढ़े इंसान को सीपीआर देना शुरू किया। उसका ये प्रयास बेहद लो क्वालिटी का था। शौर्य इसे देखकर बड़बड़ाया, ये कोई झोला छाप लग रहा है। इसे तक ना पता कि इस बूढ़े को असल में हुआ क्या है और आगे आके उसे ट्रीटमेंट दे रहा है। चलो, मुझे क्या, जो होगा वो खुद इसे झेलने वाला है। इतना कहकर शौर्य वहां से जाने लगा।
शौर्य जैसे ही मूड गया वह डॉक्टर लड़का गुस्से से शौर्य को राकेश हुए बोला, ए लड़के, अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं मीरज सिविल हॉस्पिटल में काम करता हूँ और साथ ही मेरा अपना अष्टेका हॉस्पिटल है जहाँ मेरे पापा प्रैक्टिस करते हैं। और तुम एक मामूली से लड़के मुझे झोला छाप कह रहे हो? अगर ऐसा ही है तो आगे आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? शौर्य तुरंत अपने बढ़े हुए कदम को रोककर पीछे मुड़ गया और उस लड़के से बोला, मैं तेरी तरह कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, पर फिर भी मैं कहूंगा कि उस आदमी ने ऐसा कुछ खाया है जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। मैं तो कहूंगा कि तुम पहले इसे थोड़ा एंटासिड दो और ये आदमी तुरंत ठीक हो जाएगा। शौर्य की बात सुनकर उस डॉक्टर ने उस बूढ़े इंसान की ट्रीटमेंट रोक दी और वह अपनी जगह पर खड़े होकर शौर्य से कहता है, वहां खड़े रहकर तो कोई भी अपना ज्ञान पेल सकता है, अगर तुझमें इतना ही दम है तो आगे आ और ट्रीटमेंट कर इसकी। शौर्य को उसकी ललकार पसंद नहीं आई, वो आगे बढ़ा और एक जोरदार आवाज आई। सभी ने देखा कि अष्टेका को कान के नीचे बजाया गया है। वह अपना गाल पकड़कर शौर्य को ऐसे घूर रहा था मानो वो शौर्य को खा जाएगा। तभी शौर्य बोला, मेरे साथ बहस करने की बजाय तू उस पेशेंट पर ध्यान दे। अगर तुझे उसकी ट्रीटमेंट नहीं आ रही तो चुपचाप पीछे हटकर खड़े रह, खाली फोकट दूसरे को बकरा क्यों बनाता है? अब वहां जाकर चुपचाप खड़ा हो जा और मुझे ध्यान से देख। इतना कहकर शौर्य उस बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हल्के से सहलाने लगा। उसके ऐसा करते ही उस बूढ़े आदमी की धीमी सांसें तेज हो गई और फिर उसने झटके से अपने मुंह से उल्टी कर दी। उसके उल्टी में से धीरे सारा काला झाग निकल आया। उसके बाद उस बूढ़े की सांसें नॉर्मल हो गई। शौर्य ने उसे बिठाया और उसकी पीठ सहलाए और उस बूढ़े ने एक और बार उल्टी कर दी और ढेर सारी रेड वाइन उसके उल्टी से गिर गई। शौर्य ने फिर उस काले झाग की तरफ देखा और फर्क लड़की से बोला, आपके दादाजी की उम्र हो चली है तो अपने उन्हें दर्द निवारक नुस्खे के तौर पर दूध में जायफल मिक्स करके दिया था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि शराब पीने के बाद इसका सेवन बेहद हानिकारक हो सकता है। आपके दादाजी के साथ भी यही हुआ है। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उस लड़के को देखा जो थोड़ी देर पहले खुद को बड़ा डॉक्टर बता रहा था। जैसे ही उस लड़के को महसूस हुआ कि शौर्य उसकी ओर देख रहा है वह तुरंत सहम गया, पर अब शौर्य उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था। शौर्य अपने हाथ मलते हुए उसके सामने आया और बोला, ये तुम्हारी आखिरी बार थी। अगली बार कभी भी खुद को ऐसे पब्लिक में डॉक्टर बताकर हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर शौर्य अपने शॉर्ट्स की पॉकेट में हाथ डालकर वहां से जाने लगा। तभी वह बूढ़ा अपनी थरथराती आवाज में शौर्य से बोला, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आगे से अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखूंगा। मैं मुझे बचाने वाले का नाम जानना चाहूंगा। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, अरे दादाजी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, पर मैं कुछ झोला छाप लोगों से तो अच्छी ट्रीटमेंट कर ही लेता हूँ। और रही बात मेरे नाम की, तो मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। अब मुझे चलना चाहिए वरना मेरी घरवाली मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर शौर्य तुरंत वहां से लिफ्ट की तरफ चला गया। उस बूढ़े इंसान ने अपनी पोती को देखा और बोला, हेमांगी, तुरंत मेरे चेकबुक से एक ब्लैंक चेक निकालो और यहाँ के स्टाफ के जरिए उस लड़के के कमरे में भेज दो। मुझे लगता है कि वो यही रुका होगा। हेमांगी ने तुरंत चेक निकाला और एक वेटर को बुलाकर उसके हाथ में वह चेक दे दिया। वह वेटर उस चेक को लेकर तुरंत शौर्य की कमरे की ओर निकल गया। तब तक वह लड़की और उसके दादाजी नीचे बैठकर उस वेटर के वापस आने का इंतजार करने लगे। इधर वह वेटर शौर्य के कमरे के सामने आकर नॉक करता है, लेकिन दरवाजा अद्विका खोलती है। वह वेटर वो चेक अद्विका को दिखाते हुए कहता है, मैडम क्या सर अंदर है? उनके लिए ये चेक उस बुजुर्ग इंसान ने भेजा है, अगर आप उन्हें इसे लेने के लिए बुलाएंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उस वेटर की रिक्वेस्ट पर अद्विका शौर्य को आवाज देती है। इस वक्त शौर्य बेड पर पसार कर उस नर्म मुलायम गद्दे का मजा ले रहा था। अद्विका की आवाज सुनकर वह तुरंत बाहर आता है और उस वेटर को देखकर उसे इशारे से क्या हुआ पूछता है। वेटर विस्तार से शौर्य को सारी बात समझा देता है। शौर्य ने जब उस चेक को देखा तो उसने उस चेक को उस वेटर को लौटाया और बोला, उस अंकल से कहना कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पैसे देने ही है तो अपने नाम से किसी वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम के इसे दान दे। इतना कहकर शौर्य ने बड़ी ही इज्जत के साथ उस चेक को उस वेटर के हाथों वास कर दिया। उस वेटर ने भी वही सारी बातें नीचे आकर ज्यों का त्यों उस बूढ़े आदमी से कही। वह बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके दिए पैसे को मना कर रहा था।
तभी उसकी पोती बगल में बैठकर शौर्य के नाम को इंटरनेट पर डालकर सर्च करती है, पर जो रिजल्ट उसके मोबाइल पर उसके सामने आते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने थरथराते हाथों से अपना मोबाइल उस बूढ़े आदमी को दिखाती है, जिसे देखकर वह बूढ़ा आदमी अपने हाथ का चेक टर करके फाड़ डालता है। उसे भी अब अच्छे से मालूम चल था कि वह कुबेर को ही धन का भोग चढ़ाने जा रहा था। वो दोनों इतना सोचकर अपने घर के लिए कोल्हापुर की तरफ निकल गए। इधर होटल के अंदर शौर्य कुछ सोचते हुए सोफे पर बैठा था, तभी अद्विका आकर उसके गोद में बैठ जाती है और रूठे स्वर में बोलती है, मुझे शादी से पहले तो बार बार किस करते थे, पर अब क्या तुम्हें सांप सिंह गया क्या कि तुम मुझसे इतना दूर रहने लगे हो। ये सुनकर शौर्य का गला सूख गया और वह गहरी सांस लेकर उसकी खुशबू से खुद को बहकने से रोककर शौर्य उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तो अभी भी तुम्हारे ओंठों का स्वाद चखना चाहता हूं, पर क्या करे एक बार ये कुलदेवता का दर्शन हो जाए, फिर मैं हर दिन खाने की बजाय तुम्हारे किस्से ही पेट भर लूंगा। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अद्विका शौर्य के दिन को पीटने लगती है। दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए अपना वक्त बिताते हैं। रात 9 बजे शौर्य, विराज और उनकी पत्नियां सारे नीचे खाना खाने के लिए चले आते हैं। वहां उन्हें हर तरह के डिशेज दिखाई जाती है, फिर कुछ खास वेज डिशेज का ऑर्डर करके सभी लोग खाने का मजा लेने लगते हैं। शौर्य और बाकी लोगों का खाना बस अभी खत्म होने को था, तभी उस होटल के अंदर कुछ काले कपड़े पहने लोग अंदर आ जाते हैं। फिर वो लोग अंदर आते ही इधर उधर देखते, फिर शौर्य के टेबल के पास आकर रुक जाते हैं। उन आदमियों में से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, वो अद्विका को इशारा करते हुए कहता है, ए लड़की सुन, तुझे हमारे बाबा महाराज ने पसंद किया है, तो आज उनके साथ रात बताएगी। अब वह आदमी आगे कुछ कहता, उस आदमी को अचानक सब कुछ गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देने लगा। अगले ही पल उसका सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था। अगले ही पल खून का एक फुव्वारा सबके सामने उड़ जाता है। होटल के अंदर खून होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, पर शौर्य और उसके साथ वाले लोग इस नजारे को देखकर भी अपनी आंखें तक नहीं झपकाते। तभी उस आदमी के साथियों को शौर्य की ठंडी आवाज आती है, मैं तुम लोगों को 10 मिनट देता हूं, मुझे 10 मिनट के अंदर तुम्हारा वो आबा गोबा महाराज जो भी है वो मेरी नजरों के सामने चाहिए, वरना तुम लोगों के भी सिर मैं खुद धड़ से अलग कर दूंगा। शौर्य की आवाज सुनकर वो लोग बिना पीछे मुड़े दौड़कर वहां से भाग जाते हैं। इधर होटल का स्टाफ डर के मारे उस पड़ी हुई लाश को देखते रहते हैं। तभी मैनेजर खुद अपना फोन निकलकर पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन पुलिस के पहले वो बाबा महाराज वहां 20 से ज्यादा आदमियों के साथ पहुंच जाता है। उसने आते ही जब अपने आदमी की पड़ी हुई लाश देखी तो वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया लड़के, मैं तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरे एक इशारे पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा सकता हूँ। उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस न लेकर शौर्य उसे देखकर कहता है, मैं तो तुमसे डर गया यार, अबे काले सुअ, कभी अपना ये थोबड़ा आईने में देखा है? मुझे मारने का जो सिर्फ सोचता भी है उसकी अपने आप नर्क में एक सीट बुक हो जाती है। क्या तू भी वहां जाना चाहता है? यमराज से अपनी खास सेटिंग है। शौर्य को ऐसी बेफिक्री की बात सुनकर वह आदमी तिलमिला जाता है, पर शौर्य उसे नजरअंदाज करता है और उसके बाकी आदमियों को देखकर कहता है, मैं तुम सबको 10 सेकंड देता हूं, यहां से चले जाओ, उसके बाद तुम में से जो रुकेगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। शौर्य ने उसके बाद अपनी गिनती शुरू की, मगर वो आदमी उनसे कहता है, तुम लोगों को ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये और इसके साथ बैठे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग जाओ और उन दोनों लड़कियों को उठा लो, मैं भी देखता हूं कि ये क्या करता है। उसके इतना कहने तक शौर्य की गिनती खत्म हो जाती है और शौर्य ने अपना हाथ हिला दिया और चंद्रहास उसके हाथ में आ जाती है। चंद्रहास एक लंबी और चौड़ी तलवार थी। शौर्य ने जैसे ही उसकी नोक जमीन पर रखी, जमीन पर दरार गिर जाती है। अब क्या करेगा शौर्य इस महाराज के साथ? क्या शौर्य यहाँ पर भी खून की नदियां बहाएगा? क्या पुलिस शौर्य के अपना एक्शन शुरू करने से पहले पहुंच जाएगी? अब क्या होगा आगे?